बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ के तर्जुमात और आगे उसकी तफसीर अल्लाह के करम से जो आप पढ़ कर उस पर अमल भी करते होंगे। यही कहा गया है कि इल्म का इतना डेफिनेटली इल्म गेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आगे भी हमने चलना है, तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हमने पढ़ा नहीं, आपको पता नहीं कि जी अगर ये सारी दुनिया जहान के समुंदर और भी समुंदर आ जाएं और सारे दरख्त अगर कलम बन जाए तो फिर भी इल्म जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। और उसमें ये कहा गया कि एक से एक आलिम उससे बड़ा आलिम हर वक्त मौजूद है, और सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ताला। तो अब जो है अब ये वो क्या हम सारी बातें जो हम देखते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, क्या उस पर अमल नहीं करना होता? सिर्फ बातें पढ़ने के लिए होती हैं कि इल्म का रास्ता जो है वो जन्नत का रास्ता है। अब वो जो प्रॉपर जो हदायत जो है वो सारा इल्म ही तो है। और इल्म जो है दुनियावी इल्म भी अगर आप, लेकिन तवज्जो ही होनी चाहिए कि तवज्जो वो अल्लाह रसूल ही होना चाहिए। अगर दुनियावी इल्म हासिल भी कर रहे हैं तो ठीक है, दुनियावी इल्म हमारे पास एक जो सेंटर पॉइंट है ब्रिज है, लेकिन उसमें मेन तो तवज्जो अल्लाह ताला पे होनी चाहिए ना। तो अगर हम करें सर्दी है तो अगर हम कोई अल्लाह ताला हमें अगर हम अच्छे तरीके से रिज़्क़ अल्लाह देता है इंशाल्लाह, तो अब वो अगर हम कोई हीटर वगैरह लगा लेते हैं या इस तरह लगा लेते हैं तो उसमें तवज्जो हमारी यही है कि इबादत, तो उसमें कोई अर्ज नहीं। अल्लाह ताला के करम से अगर हमें वो गाड़ियाँ मिल जाती, गाड़ी मिल जाती, घर मिल जाते हैं, वो अलग बात है कि घर एक रिक्वायर है कि कितने रिक्वायर हैं, वो बात की बात है। लेकिन ये है कि इस तरह अगर आप तवज्जो अल्लाह रसूल तो कोई हर्ज नहीं। अब इतनी फैसिलिटी अगर हमें मिल जाए और फिर हम नमाज ना पढ़ सकें, हैरानगी वाली बात है ना कि सर्दी से अल्लाह बचा रहा है, गर्मी से बचा रहा है, ये सारी फ़ीचर्स आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही। ये तो नमाज बिल्कुल और तवज्जो से, जिसको खुशू कहा जाता है, पढ़नी चाहिए। अब सारा रात जो है हम बाकी दुनिया के काम उसकी तरफ हो जाएं और फिर जो है वो नमाज ये तहज्जुद जो है वो अल्लाह करम करे उस तरफ हम नहीं आ सके, तो अजीब सी हैरानगी वाली बात है। अब वो बड़े बड़े मरतबे अल्लाह करम करे क्या बात की जाए, तो अपने टॉपिक की तरफ ही रहते हैं, अल्लाह करम करे, ठीक है। लेकिन लाजमी स्टूडेंट कोशिश करें कि नमाज ज़रूर पढ़ें। इतना अल्लाह ताला इतनी नेमतों से हमें नवाज रहा है, तो नमाज हैरानगी वाली बात है, नमाज क्यों ना पढ़ें? पढ़नी क्यों नहीं? अल्लाह ताला की इबादत शुक्र नहीं अदा करना? क्यों नहीं करना? करना ही करना इंशाअल्लाह ताला। तो अब अपने टॉपिक की तरफ ही हम ये चैप्टर नंबर 3 हमने डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस शुरू किया हुआ है, और इसमें हम पहला क्वेश्चन जो है डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनालिसिस स्टेज, ये अब हम जो है यूनिक नोट्स के हवाले से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि नमाज ज़रूर पढ़ा करें, 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। इतना टाइम तो लगता नहीं है, ज़रा सी टाइम में नमाज़ पढ़ी जाती है। कुरान पाक पढ़ें जितना भी है, कहता है दिलों का सुकून जो वो तो अल्लाह ताला की याद में ही है ना। तो सुनिए किया करें रिक्वेस्ट ये, बाकी ज़बरदस्ती तो है नहीं। इस्लाम को ज़बरदस्ती तो फैला नहीं, ज़बरदस्ती होता तो फिर क्या, फिर किसी को मजाल थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर अगर हम नहीं कर रहे तो इसकी हमारी पकड़ तो होनी है ना। पूछा तो जाएगा, और पूछा जाएगा, वहाँ चलाकी चलूकी नहीं लगनी, ठीक है। अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ास करम करे, हमें शैतान और उसके नफ्स के शर से बचाए, ये सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, इखलास दे, ईमान पे ही ज़िंदगी और ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टूडेंट ये चैप्टर 3 जो हम कर रहे हैं डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनालिसिस स्टेज वाइल डिज़ाइनिंग ए डेटाबेस, ठीक है। अब इसमें हम जो सेकंड स्टेप जो है वो अब हम करने लगे, वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। अब स्टूडेंट जब तक हमारी जो है वो डिमांड्स नहीं होंगी, रिक्वायरमेंट जो नहीं होंगी, तो फिर हम वर्किंग क्या करेंगे? जब हमारी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, रिक्वायरमेंट जब होंगी, कोई हमारे पास डिमांड्स होंगी, तो फिर हम मेहनत करेंगे ना उसको पूरा करने के लिए। किसी भी टॉपिक में जो भी हमने वर्किंग करनी है, अब वर्किंग क्या करनी है, वर्किंग जो करनी है वो क्या होगी? हमारी रिक्वायरमेंट्स ही होगी ना। तो जब तक हम डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स, गोल जो है, मेन मकसद क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। अब गोल अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होगा? रिक्वायरमेंट्स होंगी। और रिक्वायरमेंट जो हैं जब तक हम उसको सेट नहीं करेंगे और फिर रिक्वायरमेंट्स के हवाले से वर्किंग नहीं करेंगे तो हम अपना गोल तो अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जो अब हम डेटाबेस
कोई डिज़ाइन करना है, वाइल डिज़ाइन डेटाबेस को डिज़ाइन करते हो, जो एनालिसिस स्टेज है, फेज़ है, उसमें जो सेकंड स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस कि रिक्वायर्ड क्या है, कि डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन दी डेटाबेस लाइफ साइकिल। ठीक है, अब डेटाबेस का जो लाइफ साइकिल है, जो डिफरेंट हमारे पास फेजेस, जैसे लाइव जो है उसके भी डिफरेंट फेज़ होते हैं। इस तरीके से जब आपने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है तो ये हमारा पहला मेन स्टेज है डेटाबेस लाइफ साइकिल की। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एकेडमी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो डेटाबेस कैन बी डिज़ाइन टू मीट दोज नीड्स। और डेटाबेस जब हम डिज़ाइन करें तो डेफिनेटली वो रिक्वायरमेंट को पूरा करें। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस इज़ द स्टेज इन द डिज़ाइन साइकिल व्हेन यू फाइंड आउट एवरीथिंग यू कैन अबाउट द डाटा द क्लाइंट नीड्स टू स्टोर इन द डेटाबेस। तो इसके लिए क्या है कि जो क्लाइंट जो रिक्वायर करता है उसके लिए हमने डाटा क्या स्टोर करना है डेटाबेस में, और एंड दी कंडीशन अंडर विच डाटा नीड्स टू बी एक्सेस। और कौन सी क्राइटेरिया भी हमने बताना है कि क्या कंडीशन होगी, क्या क्राइटेरिया होगा जिसकी बुनियाद पर फिर डाटा जो है प्रोवाइड किया जाएगा यूज़र को। बी प्रिपेयर टू रिटर्न टू द टास्क एसोसिएटेड विद द रिक्वायरमेंट एनालिसिस सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिज़ाइनिंग इन डेटाबेस। इसका मतलब ये है कि बार बार इस पर आपने तवज्जो करनी है डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट जो है एक दफ़ा आपने इसको एनालाइज कर लिया, दोबारा फिर चेक करेंगे कि क्या ये रिक्वायरमेंट जो थी वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो कंपनी को रिक्वायर थी, क्या वो हमने जज कर ली है। एक दफ़ा नहीं, इसको बार बार, क्योंकि डिज़ाइनिंग जितनी बेटर होगी तो डिज़ाइनिंग को जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगर डिज़ाइन आपने प्रॉपर किया होगा तो फिर जो है हमारी आगे जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी ठीक होगी, उसमें भी एरर्स नहीं होंगे। हमने एक दफ़ा डिज़ाइन कर लिया डेटाबेस को, उसके बाद जो है मे भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट उसमें मिस हो गई। तो अब जो है जब हम वर्किंग करेंगे, जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो तो हमने पूरी हमसे डिज़ाइनिंग में ही हम उसको जज नहीं कर सके थे रिक्वायरमेंट, तो फिर हमारी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होगी ना। बी प्रिपेयर, ठीक है, बी प्रिपेयर टू रिटर्न टू टास्क एसोसिएटेड विद द रिक्वायरमेंट सेवरल टाइम्स। ठीक है, दीज रिक्वायरमेंट इंक्लूड द पॉसिबल इनपुट फॉर द डेटाबेस। डेटाबेस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं और क्या क्या फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट जो है, फंक्शनैलिटी क्या क्या फ़ीचर इसमें होने चाहिए। द यूज़र डिस्क्राइब देयर रिक्वायरमेंट्स। यूज़र जो भी सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पुराना सिस्टम जो था वो मैनुअल था, कंप्यूटराइज था, तो यूज़र जो है वही सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो वो इस बेटर पोजीशन में होते हैं कि वो बता सकें कि जी क्या रिक्वायरमेंट है, कि जी अब आप जब डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे, एनहांसमेंट करेंगे या सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेंगे तो हमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं तो ये इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर दें। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रिक्वायरमेंट्स ही तो हैं। तो वो यूज़र जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो सिस्टम को पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बता सकेंगे। और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दी प्रपोज सिस्टम, जब सिस्टम जो आप बनाएंगे तो उसमें क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फीचर उसके अंदर होने चाहिए, तो फिर ही फ़ायदा होगा। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है, अगला हमारे पास जो है स्टेप है एनालिसिस स्टेज में प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसमें वही बात है जो हमने बात पहले भी की थी कि स्केजुलिंग, प्रॉपर स्केजुल किया जाएगा कि जो हमारे पास ये डिफरेंट जो स्टेप्स हम परफॉर्म कर रहे हैं, हर स्टेप के लिए कितना टाइम रिक्वायर है। अब जिस तरीके से बोर्ड में भी हमारे पास बोर्ड के पेपर्स अगर मई जून में होते हैं, लेकिन इसमें तो स्केजुलिंग रिक्वायर होती है ना, और जो है टाइम मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं, स्केजुलिंग प्रॉपर कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, इंशाल्लाह ताला जो है वो अपना गोल अचीव कर लेता है। तो इसी तरीके से जब हमने डेटाबेस को यूज़ करना है ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो हमारे पास स्टेप है इसमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपर स्केजुलिंग की जाएगी कि इसके अंदर जो भी हमने वर्किंग करनी है तो हर स्टेप में कितना टाइम रिक्वायर है, और इसको साथ चेक भी करना कि ये स्टेप जो है इसमें इस टाइम फ्रेम के अंदर ये हम इसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि कई दफ़ा होता है कि हमें तवज्जो ज़्यादा करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा पर्सन रिक्वायर्स हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग रिक्वायर है। अगर हम टाइम फ्रेम को मैच नहीं कर पा रहे तो फिर एक्स्ट्रा हम स्ट्रगल करें ताकि वो स्टेप जो है जितना टाइम रिक्वायर है उतने टाइम में उसको पूरा किया जा सके। डिफरेंट जब आप स्टेप्स के टाइम फ्रेम आप जो स्पेसिफाई कर देंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हर स्टेप जो अपने टाइम फ्रेम में पूरा करेंगे तो हमारा जो मेन गोल जो है
वो जो मेन वर्किंग जितनी भी हमने करनी है, जो गोल अचीव करना है, डेटाबेस बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो हम उसको अच्छे तरीके से टाइम फ्रेम पे जितना टाइम रिक्वायर है पूरा कर सकेंगे। अब मई जून में अगर हमारे पेपर्स हैं बोर्ड के, तो उसमें प्रॉपर हमने देखना नहीं कि हमने जब क्लासेस हमारी सबसे में शुरू होती हैं तो कब तक जो है 50% हमारा होना चाहिए, कब उसके 50% का पेपर होगा, कब ये हमारे पास रिवीजन स्टार्ट होगी, कब टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा। ये हमारे पास हमारे पास टाइम फ्रेम फेजेस ही हैं। तो ये प्रॉपरली जब हम हर स्टेप जो है जो गोल अचीव करने के लिए कि बोर्ड में अच्छे हमारे नंबर आ जाएं, तो जब हम डिफरेंट स्टेप्स के टाइम फ्रेम हमने स्पेसिफाई किए होंगे, उतने टाइम में अगर वो हम टॉपिक वो स्टेप जो है पूरा कर लेंगे तो अल्लाह के करम से, और साथ साथ नमाज़ पढ़ते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, माँ बाप से दुआएं लेते रहें, टीचर की इज़्ज़त करके टीचर से भी दुआएं लेते रहें, तो इंशाल्लाह ताला बोर्ड में हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? इज़ ए डिसिप्लिन फॉर स्टेटिंग हाउ टू कम्प्लीट ए प्रोजेक्ट विद इन अ सर्टन टाइम फ्रेम, यूजुअली विद डिफाइंड स्टेजेस। डेफिनेटली उसमें हम यही प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है इस टाइम में हमने यही करना है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जो हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस के लिए रिक्वायर हैं, वो स्टेज हम उतनी टाइम फ्रेम पूरे कर लें, एंड विद डेजिग्नेटेड रिसोर्सेज, और जो भी हमें जितने भी हमें रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके वो जो हमारे पास डिफरेंट जो स्टेजेस जो हैं वो टाइम फ्रेम में हम पूरा करें। वन व्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग डिवाइड्स द एक्टिविटी इनटू क्या? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दी शुड बी मेजरेबल, कि हम जो है अपने जो मकासद जो हैं वो हम उसको सेट करें कि ये हमारा मकसद है, ये मकसद हमने इस टाइम फ्रेम में पूरा करना है। तो डेफिनेटली पहले में पता हो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आइडेंटिफाइंग डिलीवरेबल्स, कि कितने अरसे में हम उसको पूरा करेंगे। प्लानिंग द स्केजूल प्लान करना। मेकिंग सपोर्टेड प्लान्स, कि जी ये काम पूरा करने के मज़ीद किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, कोई एक्स्ट्रा। जिस तरीके से अगर आप देखें कि अगर कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा तो उसमें जो है हम इस कमेंट्स में इसको प्लेस करें, टीचर से पूछें, फ़ोन करके पूछें, इंचार्जेस को इस्तेमाल करके फिर टीचर से अपने प्रॉब्लम जो है। वैसे तो प्रॉपर ये था ना कि आप लेक्चर सुनते रहें और लेक्चर को अच्छी तरीके से तोजा करके साथ साथ उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेके आते रहें, लेकिन अगर प्रॉब्लम आता है तो उसमें हमारे पास अगला स्टेप मौजूद है ना कि कमेंट्स में आप उसको कमेंट्स हम प्लेस कर दें। कोई क्वेश्चन टीचर के फ़ोन नंबर से आप पूछ लें, उनसे टीचर से पूछ लें, इंचार्ज को इन्वॉल्व करके टीचर से पूछें, ताकि साथ साथ जो है ये है मेक सपोर्टिंग प्लान्स, ठीक है, ताकि जो है जो भी हम जो स्टेज है जितना टाइम फ्रेम रिक्वायर है उसमें हम पूरा तो कर सकें ना उसको। ऑल फैक्टर्स आर ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन। अब जितना खर्चा अगर रिक्वायर्ड डेटाबेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो जितने भी कॉस्ट फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करना। डिफरेंट कॉस्ट फैक्टर्स और प्रोजेक्ट इंक्लूड दी फॉलोइंग, क्या है? हार्डवेयर कॉस्ट हो सकती है, हार्डवेयर आपको क्या क्या रिक्वायर है, सर्वर्स हैं, और भी नेटवर्क्स के हवाले से डिफरेंट जो हार्डवेयर आइटम्स हमें रिक्वायर हैं तो उनकी उसकी कॉस्ट सारों की क्या होगी। सैलरीज ऑफ टीम मेंबर्स, जो टीम मेंबर्स जो हैं डेफिनेटली जो पर्सन जो हैं जो वर्किंग कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सैलरीज क्या होंगी। टूल्स प्रॉपर्ली यूज फॉर स्केजुलिंग पार्ट ऑफ अ प्लान इंक्लूड द गैंट चार्ट एंड पर्ट चार्ट। ये दो नाम जो हैं आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए, ये डिफरेंट स्केजुलर्स हैं, स्केजुलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं कि जिसमें डेफिनेटली हम गोल्स वगैरह जो है ऑब्जेक्टिव जो है हम सेट करते हैं, टाइम फ्रेम सेट करते हैं, और फिर साथ साथ डेफिनेटली इनपुट हम करते रहते हैं, तो हमें पता चलता रहता है कि ये जो पहला फेज़ जो है, ये पहला स्टेज जो है ये टाइम में पूरा हो रहा है, टाइम से पीछे है, या हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर। इस तरीके से प्रॉपर्ली ये स्केजुलर्स अवेलेबल हैं, ये डिफरेंट स्केजुलिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। ये जब आप आगे जब बैचलर में जाएंगे तो डेफिनेटली इनको यूज़ किया जाएगा। फिर आखिरी जो हमारे पास एनालिसिस स्टेज के अंदर जो आखिरी स्टेप है, जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आखिरी हमारे पास स्टेप जो है वो है डाटा एनालिसिस, ठीक है। डाटा एनालिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस वाइल डिज़ाइनिंग ए डाटाबेस। इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। इस एक्टिविटीज़ की डिटेल जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। वो है डाटा फ्लो डायग्राम्स, डिसीजन टेबल्स और डिसीजन ट्रीज़। हमारे पास ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो ये इसकी डिटेल हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो पहला जो टॉपिक था चैप्टर 3 का डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, चैप्टर का नाम, उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपने इसको प्रिपेयर करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी प्रिपेयर करना है।
क्वेश्चन है स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालिसिस स्टेज वाइल डिज़ाइनिंग ए डेटाबेस। डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए एनालिसिस स्टेज में कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर होते हैं। तो ये टॉपिक हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। पहले टेक्स्ट बुक को देखते हैं। टेक्स्ट बुक में अगर हम जाते हैं तो अगला टॉपिक हमारे पास, ये हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया। अगला टॉपिक है अब डाटा मॉडलिंग। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके डिफरेंट टॉपिक जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी होंगे। तो अब इस टॉपिक को पहले टेक्स्ट बुक के हवाले से कवर करते हैं। अब डाटा मॉडलिंग का अगर आप जस्ट ब्रीफ से अगर कर लें, ये क्या है? डाटा मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डाटा ऑब्जेक्ट, कि आइडेंटिफाई करना डाटा ऑब्जेक्ट क्या होंगे जिसके मुताबिक फिर डाटा आप स्टोर करेंगे, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। अब डाटा ऑब्जेक्ट का मतलब अगर आप बात कर लें, ये आप इसको ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटिटी आप कह सकते हैं। जिस तरह अगर आप कॉलेज की बात करते हैं, एकेडमी की बात करते हैं, तो डाटा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि जिसकी बुनियाद पर डाटा आप स्टोर कर सकते हैं या जिसकी बुनियाद पर डाटा गेट कर सकते हैं, उसको डाटा ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जिस तरीके से अगर आप स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट एक एंटिटी है, ये डाटा ऑब्जेक्ट है। अब टेबल जो है जिसमें आप स्टूडेंट का डाटा स्टोर करेंगे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फिर आगे क्यूरी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गेट करना, फिर फॉर्म, रिपोर्ट, डिफरेंट डाटा ऑब्जेक्ट्स ये क्या होंगे, जो डाटा का मजमूआ है वो उसको आइडेंटिफाई करना, और इन डिफरेंट डाटा ऑब्जेक्ट्स का आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो इस प्रोसेस को डाटा मॉडलिंग कहते हैं। डाटा मॉडलिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, शनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना डिफरेंट डाटा ऑब्जेक्ट्स, और इन डाटा ऑब्जेक्ट्स का आपस में ताल्लुक़ क्या है। ठीक है, ये डाटा मॉडलिंग का शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी मौजूद है और उसके अंदर क्या ये स्टेप्स होंगे, क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, ये हम देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन, अब ये इसको नोट्स के हवाले से भी बाद में देखेंगे। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग, क्या क्या चीज़ें डाटा मॉडलिंग में रिक्वायर हैं, लवाजमात, इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है जी? एंटिटी या ऑब्जेक्ट। देखें, अब वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डाटा ऑब्जेक्ट की, और यहाँ पे देखें वही बात आगे एंटिटी। अब जो भी हम डेटाबेस बनाएंगे, अब उसके अंदर डाटा एंटिटी ऑब्जेक्ट वो क्या होगी? ए डाटा एंटिटी ऑब्जेक्ट इज़ एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन दिस सिस्टम। सिस्टम के अंदर डाटा एंटिटी वो कोई ऑब्जेक्ट, वो कोई भी चीज़ जो सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है, अपना रोल प्ले कर रही है, उसको डाटा एंटिटी या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी आपने एंटिटी का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था। इट इज़ ऑलवेज प्रॉपरली आइडेंटिफिएबल, इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसका मतलब है यूनिकनेस मौजूद है। एक डाटा ऑब्जेक्ट का नाम या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किसी और डाटा ऑब्जेक्ट के साथ मैच नहीं करेंगे। आइडेंटिफिकेशन की जब बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? यूनिकनेस ही होती है ना। जिस तरीके से आप, ये एक एग्जांपल है, टीचर जो है ये एक डाटा ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ये डाटा ऑब्जेक्ट है, एंटिटी है, डाटा ऑब्जेक्ट है। एरोप्लेन, अगर आप एरोप्लेन के वाले से बात कर रहे हैं जिसमें एरोप्लेन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप स्टोर करेंगे, तो वो भी एक डाटा ऑब्जेक्ट है या एक एंटिटी है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद आगे है इसका अगला इंग्रेडिएंट डाटा मॉडलिंग का क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज़ को। अगर आप कॉलम की बात कर लें, फील्ड कहते हैं, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। कि यानी टीचर जो है, अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, स्टूडेंट जो है उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट के मार्क्स, टोटल एवरेज, या स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस पे कर दी है, कितनी रहती है। ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये स्टूडेंट के हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। एट्रीब्यूट जो है वो ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या, वो उसके एट्रीब्यूट से पता चलता है। डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डाटा ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करने के लिए हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। एंड इन सम केसेस, और कभी ये भी होता है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कई दफ़ा किसी और ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ, एट्रीब्यूट्स क्या हैं? वो हमारे पास किसी भी एंटिटी डाटा ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खूबियाँ हैं। जैसे स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और कई दफ़ा होता है कि ये एट्रीब्यूट जो है वो उस डाटा ऑब्जेक्ट का, यानी स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि किसी और डाटा ऑब्जेक्ट एंटिटी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए बनाना पड़ा है।
वो उस स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन किसी और एंटिटी के साथ रिलेशनशिप के लिए हमें एक्स्ट्रा वो एट्रीब्यूट एक कॉलम जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है एंड इन सम केसेस मेक रेफरेंसेस टू अदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स। एट्रीब्यूट्स फॉर अ टीचर, मिसाल के तौर पर टीचर के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? टीचर का नाम, जेंडर, लास्ट डिग्री, अपॉइंटमेंट डेट, पे स्केल, नेशनैलिटी, टेलीफोन नंबर। ये अगर टीचर एट्रीब्यूट डाटा ऑब्जेक्ट की एंटिटी की बात कर रहे हैं तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो इंग्रेडिएंट है ये डाटा मॉडल, ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यानी डाटा मॉडलिंग का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एंटिटी का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, और ये अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है ये आगे टॉपिक जो है अभी चल रहा है, इसमें एट्रीब्यूट जो है ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन अभी ये डाटा मॉडलिंग का लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है। अगला जो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है डाटा मॉडलिंग का वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेशनशिप ये इंडिकेट करता है कि ये एंटिटीज़ जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में रिलेट या कनेक्ट कैसे हैं, किस बुनियाद पर। डाटा ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड कनेक्टेड टू वन अनदर इन डिफरेंट वेज। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से ताल्लुक़ हो सकता है। जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है, कंसीडर दो डाटा ऑब्जेक्ट हैं, एक बुक एक डाटा ऑब्जेक्ट है और एक बुक स्टोर डाटा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब बुक के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बुक स्टोर लाइब्रेरी सपोज कह लें, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये दो डिफरेंट डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इनका आपस में ताल्लुक़ क्या हो सकता है? इनका आपस में ताल्लुक़ हो सकता है कि बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक, या बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक, या बुक आर ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर, बुक आर डिस्प्ले इन बुक स्टोर, बुक्स आर स्टॉक्स इन बुक स्टोर। अब दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान आप रिलेशनशिप करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्टार्ट में समझ, जैसे बुक्स आर ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर, या बुक, अगर ये बुक की तरफ से अगर आप करते हैं रिलेशनशिप, या आप अगर बुक स्टोर की तरफ से आते हैं तो आप कहेंगे बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक। मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं। अब ये दोनों जो डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं या एंटिटीज़ हैं, इनका इन किसी भी 5 बातों में किसी भी बात से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिससे हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को रिलेट करते हैं। हम इन 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से इन दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अब आप ये कंसिडर करना है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा जिससे इसको रिलेट करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स, अब फॉलोइंग आर दी डिफरेंट पॉसिबल एंड रेलिवेंट रिलेशन बिटवीन। अब ये बुक स्टोर की तरफ से आपको रिलेशनशिप ये समझा रहा है। बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक और बुक्स, ए बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक और बुक्स, ए बुक स्टोर स्टॉक्स बुक और बुक्स, ए बुक स्टोर सेल्स बुक और बुक्स, ए बुक स्टोर रिटर्न्स बुक और बुक्स। ये हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं अगर हम बुक स्टोर के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट रिलेशनशिप है, लेकिन हम रिलेशनशिप के लिए आपको इन मेन बातों को ज़हन में रखना पड़ेगा। वो क्या है? ऑल द रिलेशन डिफाइन द रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स। जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो ये डिफाइन करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या क्या ताल्लुक हो सकता है। ऑल द रिलेशनशिप्स आर बाय डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन नहीं बाय डायरेक्शन। इसका मतलब है बुक स्टोर से बुक की तरफ भी आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और बुक से बुक स्टोर की तरफ से भी कर सकते हैं। अब ये आखिरी पॉइंट, ठीक है, इसको भी ज़रा ज़हन में रखें। वी हैव टू कंसिडर ओनली द रेलिवेंट रिलेशनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के हवाले से जो मेन रिलेशनशिप है उसको आप कंसिडर करेंगे। मुख्तलिफ तो है ना कि ये 4-5 बातें जिनसे इन दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में ताल्लुक हो सकता है, लेकिन अब आप देख लें कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिससे इसको रिलेट किया जा सकता है, ठीक है, वो आपने इसको कंसिडर करना है। तो ये यहाँ तक इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये हमने अब ये सेकंड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है डाटा मॉडलिंग का, इसको अब हमने स्टार्ट किया हुआ है। डाटा मॉडलिंग की डेफिनेशन ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, एंटिटीज़ ऑब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर 2 से भी आप कर सकते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बाद इंग्रेडिएंट्स में डाटा मॉडल भी, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंटिन्यू ख़त्म नहीं हो रहा, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर तक ये टॉपिक जाएगा। उसके बाद है ये इसके एट्रीब्यूट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा ऑब्जेक्ट्स के एंटिटीज़ के, ये अगला इंग्रेडिएंट है। फिर उसका है रिलेशनशिप। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये यहाँ तक अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन कंटिन्यू है
अगले लेक्चर तक ये लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा। ये डाटा मॉडलिंग का लॉन्ग क्वेश्चन भी है और हर हेडिंग इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अपना टॉपिक जो है, अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को दोबारा हम कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।